हेलो, देखिए आज अपन इफ़िशियंसी के बारे में देखेंगे डीसी जनरेटर की। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है। मतलब फालतू में इसको कॉम्प्लिकेटेड सा बना रखा है। देखो सिंपल सा, सबसे पहले देखो अपन बात कर रहे हैं जनरेटर की, तो अपन को पता है मैकेनिकल अपन इनपुट देने वाले हैं और अपन को आउटपुट क्या करने वाला है, इलेक्ट्रिकल पावर मिलने वाली है, ठीक है ना। मैकेनिकल इनपुट अपन देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही अपन किसी मशीन को मैकेनिकल इनपुट देते हैं ना, ठीक है, तो मशीन रोटेट करना स्टार्ट होती है, ठीक है। आपको पता होगा किसी भी चीज़ को अगर अपन नॉर्मल पोजीशन मतलब रुकी हुई पोजीशन से अगर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, फ्रिक्शन उसको अपोज करेगा। तो पहला जो लॉस होता है ना, उसमें होता है फ्रिक्शन लॉस, ठीक है। फ्रिक्शन लॉस जो बियरिंग में होता है, जिससे जो छर्रे होते हैं, ठीक है, गोल गोल, आप नॉर्मल सा अगर मैं बोलूँ, अगर आपको समझना है तो, ठीक है। तो पहला लॉस अगर अपन ने इनपुट दिया शाफ्ट में, ठीक है, तो पहला लॉस तो क्या हुआ, फ्रिक्शन लॉस, ठीक है। अब फ्रिक्शन लॉस और होता है एक विंडेज लॉस, क्योंकि जो आर्मेचर है वो रोटेट करती है ना, तो विंड क्या है, उस आर्मेचर के रोटेशन को अपोज करती है। तो जो एक लॉस होता है ना, वो होता है विंडेज लॉस। और इस फ्रिक्शन लॉस और विंडेज लॉस, इन दोनों को कंबाइनली बोलते हैं मैकेनिकल लॉस, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। फिर जो लॉस होता है वो होता है कोर के अंदर, ठीक है। जो आर्मेचर की कोर है, ठीक है, उसके अंदर कोर लॉस होता है, या फिर मैं इसको आयरन लॉस भी बोलता हूँ। ये कौन सा होता है, स्टेरेसिस लॉस या और एडी करंट लॉस, इसका कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। अब आपको पता होगा हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ऐसे ही मैकेनिकल लॉस भी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो इन दोनों लॉस को कंबाइन, जो मैकेनिकल लॉस है, ठीक है ना, इन दोनों लॉस को कंबाइन अपन बोलते हैं स्ट्रे लोड लॉस, ठीक है। स्ट्रे लोड लॉस भी बोलते हैं और रोटेशनल लॉस भी बोलते हैं। ज़्यादातर जो नाम काम में लिया जाता है वो होता है स्ट्रे लोड लॉस, ठीक है ना। ये फॉर गिवन स्पीड है ना, किसी फिक्स्ड स्पीड के लिए ये क्या, ये जो लॉसेज है ये वो कंसिडर्ड किए जाते हैं क्या, एज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो आपको इतनी बात समझ में आई। अब ये चीज़ अपन ने मैकेनिकल इनपुट दिया था, अब ये चीज़ होती है, कन्वर्ट होती है किसमें, इलेक्ट्रिकल पावर में। और वो इलेक्ट्रिकल पावर अपन को गिवन होती है ईजी, जनरेटेड ईएमएफ इनटू आर्मेचर करंट, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट हो गई, तो करंट जनरेट हो गया, ठीक है। अब करंट है तो वायर से पास कराएंगे, तो अपन को पता है कॉपर लॉस होता है, ठीक है। अब देखो कॉपर लॉस में भी क्या क्या होता है सॉरी। एक तो आर्मेचर के अंदर, आर्मेचर के रेजिस्टेंस के वजह से जो कॉपर लॉस होता है वो, ठीक है। एक तो आर्मेचर रेजिस्टेंस लॉस, ठीक है, आई स्क्वायर आर ए, ठीक है। दूसरा शंट फील्ड में जो लॉस होता है आई स्क्वायर एस एच इंटू आर एस, ठीक है ना, शंट फील्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखो ये जो लॉसेज है ना, ये इनको तो अपन क्या मानते हैं, वेरिएबल मानते हैं। लेकिन ये जो शंट फील्ड लॉस है ना, क्योंकि जो शंट फील्ड है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है किसके, सप्लाई के, तो उसको मैं लिख सकता हूँ वी इंटू आई, वी इंटू शंट करंट, ठीक है ना। तो उसको अपन एक तरीके से कांस्टेंट मान के चलते हैं। आप इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दो तो भी सही है, ठीक है। तो अभी आपको इतना नहीं सोचना इसके बारे में, ठीक है। दूसरा सीरीज फील्ड वाइंडिंग में जो लॉस होता है वो लिख दिया आई स्क्वायर सीरीज करंट इंटू सीरीज वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इन लॉसेस को अपन क्या कंसिडर करते हैं, वेरिएबल लॉसेस, ठीक है, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करते हैं, आर्मेचर करंट पे, जो कि वेरिएबल है, ठीक है। दूसरा इसमें एक और होता है ब्रश, ब्रश में जो वोल्टेज ड्रॉप होती है वो लॉस, उसको भी क्या अपन कंसिडर करके चलते हैं वेरिएबल लॉसेस के अंदर। देखो मैं जब भी अपन न्यूमेरिकल करेंगे ना, तो अपन सिर्फ ये वाला लॉस लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इसके अंदर है ना, अपने ये जो ब्रश कॉन्टेक्ट लॉस है वो भी इसमें कंबाइन हो जाता है, ठीक है। तो अपन को ये सिर्फ समझने के लिए चीज़ लिखी गई है, अभी न्यूमेरिकल भी आएगा तो आप इसको देखोगे, ठीक है। तो ये हो गया अपने क्या, वेरिएबल लॉसेज। ये सब किस पे डिपेंड करते हैं, एक तरीके से लोड करंट पे डिपेंड करते हैं या आर्मेचर करंट पे डिपेंड करते हैं। फिर उसके बाद जो अपन को पावर आउटपुट मिल जाता है वो क्या मिल जाता है, वी इंटू आई एल, ठीक है। तो ये देखो, ये अपने पास ये पूरा जो चार्ट है वो बन के आ गया। तो बस ये इतनी सी बात है। अब देखो अपन को क्या करना है, बस इफिशियंसी का फॉर्मूला अपन को पता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है। आउटपुट, अब इनपुट को अपन क्या लिखते हैं हमेशा, आउटपुट प्लस लॉसेस के टर्म्स में, क्योंकि मैं हमेशा अपने हर वीडियो में बताता हूँ इनपुट का क्या काम होता है, आउटपुट को ओवरकम करते हुए, सॉरी लॉसेस को ओवरकम करते हुए अपन को आउटपुट देना, ठीक है। तो इनपुट को अपन क्या लिख देते हैं, आउटपुट प्लस लॉसेस, ठीक है। अब देखो आउटपुट जैसे कि ऊपर डायग्राम में था वी इंटू आई एल, ठीक है, वोल्टेज अप्लाइड इंटू लोड करंट, ठीक है, अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस। तो ये आउटपुट हो गया वी इंटू आई एल प्लस आर्मेचर में जो लॉस हुआ, ठीक है, आई स्क्वायर आर ए, ठीक है, प्लस स्ट्रे लोड लॉस, कांस्टेंट लॉस को डब्ल्यू सी से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसको आप चाहे कांस्टेंट लॉस बोल लो, ठीक है, डब्ल्यू सी से रिप्रेजेंट करके, या फिर स्ट्रे लोड लॉस बोल लो। तो सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला काम में लेना है, ठीक है। वो चीज़ अपन को समझने के लिए थी, आउटपुट याद रखना है, दूसरा आर्मेचर में जो लॉस हुआ वो याद रखना है, प्लस कांस्टेंट लॉसेस डब्ल्यू सी, ये ज़्यादातर हमेशा अपन को गिवन होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बात और याद रखना, जो आर्मेचर करंट होता है ना इसमें जनरेटर में, वो होता है कॉम्बिनेशन
शंट करंट प्लस लोड करंट का। ये वाली बात न्यूमेरिकल के लिए बहुत ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो क्या होता है कि शंट करंट है ना लोड करंट से बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो हमेशा क्या करते हैं अपन आर्मेचर करंट को लोड करंट के इक्वल मान लेते हैं जब अपन इसकी कंडीशन फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी निकालेंगे, ठीक है। तो कंडीशन ऑफ मैक्सिमम इफिशियंसी निकालने के लिए वापस अपन ने अपना फॉर्मूला लिख लिया। जैसे कि मैंने आपको बताया आर्मेचर करंट किसका कॉम्बिनेशन होता है, शंट करंट प्लस लोड करंट। क्योंकि शंट करंट बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है, उसका काम क्या होता है, सिर्फ जनरेटिंग जो वो फ्लक्स है उसको तो प्रोड्यूस करता है, तो इसको बहुत ही ज़्यादा कम मान लेते हैं। तो आर्मेचर करंट को अपन लोड करंट के इक्वल मान लेते हैं। इसलिए देखो मैंने यहाँ आर्मेचर करंट को रिप्लेस कर दिया लोड करंट, क्योंकि मुझे सारी चीज़, क्योंकि लोड करंट वेरिएबल है तो मैं इसकी रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करूंगा, इसलिए मैंने सारी टर्म्स किस फॉर्म में बनाई है, लोड करंट की फॉर्म में, ठीक है ना। अब देखो मैंने इस इक्वेशन को VIL से डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। तो ऊपर VIL से डिवाइड करूंगा तो 1 बच जाएगा, ठीक है। नीचे करूंगा तो ये 1 बचेगा यहाँ पे फर्स्ट में, IL से IL कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। V तो अपन बचेगा क्या, IL इंटू RA अपॉन V। यहाँ पे क्या बच जाएगा, WC स्ट्रे लोड लॉस या कांस्टेंट लॉस अपॉन V इंटू IL। अब देखो अपन को एफिशिएंसी मैक्सिमम करनी है, इसका मतलब अपन को डिनोमिनेटर को क्या करना है, 0। अपनी हमेशा यही रहती है इफ मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन में डिनोमिनेटर को हमेशा 0 करना होता है, ठीक है, ज़्यादातर केस में। तो डिनोमिनेटर को 0 करेंगे तो सबसे पहले तो क्या करो इसको, तो अपन को एक बात और याद रखनी है कि कंडीशन निकालनी होती है जब, तो अपन हमेशा डिफ्रेंशिएट करके 0 के इक्वल रखते हैं, आपने मैथ्स में देखा होगा, ठीक है ना। तो अपन मैंने जैसे कि कहा वेरिएबल टर्म्स कौन सी अपनी, लोड करंट, तो मैंने इसको लोड करंट की रेस्पेक्ट में इस डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया और इक्वल्स टू रख दिया 0। तो देखो 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, IL RA अपॉन V का डिफरेंशिएशन, IL का डिफरेंशिएशन 1, तो बच गया RA अपॉन V, ठीक है ना। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे WC अपॉन V इंटू IL। तो IL ऊपर जाएगा तो पावर जाएगी -1 का कोफिशिएंट आगे आएगा तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। और -1 फिर -1, ठीक है, तो -2, ठीक है ना। तो वो डिनोमिनेटर पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगी पावर, तो ऐसे ही WC अपॉन V अपॉन IL स्क्वायर। अगर आपको डिफरेंशिएशन आता होगा तो मैं जो बोल रहा हूँ वो बात आपको समझ में आ रही होगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसको जब अपन इक्वल करेंगे 0 के, ठीक है ना, और ट्रांसपोज करेंगे टर्म्स को तो V से V कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा WC इक्वल्स टू RA इंटू IL स्क्वायर। तो सिंपल से अपने पास ये जो लॉस था, ये जैसे कि मैंने पहले बोला वेरिएबल लॉस था, और WC अपना स्ट्रेट लोड या फिर कांस्टेंट लॉस था। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन सिर्फ इतनी सी है कि अपने कांस्टेंट लॉस इक्वल्स टू वेरिएबल लॉस हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी इन DC जनरेटर। अब देखो ये न्यूमेरिकल SSC JEE 2011 में आया हुआ, बहुत ही सिंपल सा है, इसको 2 मिनट में कर देंगे अपन। ए DC शंट जनरेटर इज डिलीवरिंग 500 एम्पियर एट 220 वोल्ट, ठीक है ना। लोड करंट दे रखा है और कितने वोल्ट पे जनरेट कर रहा है वो भी दे रखा है। द शंट फील्ड करंट इज 10 एम्पियर, ठीक है ना। शंट फील्ड करंट भी दे रखा है कितना, 10 एम्पियर। देखो यहाँ पे शंट फील्ड करंट दे रखा है, जो अपनी इक्वेशन है ना ऊपर वाली वो काम आएगी। अगर नहीं दिया हुआ होता तो अपन उसको डायरेक्ट लोड करंट ही कंसीडर करते, ठीक है। द आर्मेचर रेजिस्टेंस दे रखा है 0.01, जो कि अपन को काम आएगा I² RA निकालने के। द स्ट्रे पावर लॉस डायरेक्ट ही दे रखा है। द एफिशिएंसी ऑफ द जनरेटर, अब देखो 2 मिनट का काम है। ये देखो अपन ने वापस अपना फॉर्मूला लिखा V इंटू IL। तो वोल्टेज दे रखा था अपन को, ठीक है, 220, और IL दे रखा था 500, तो ये अपन ने कैलकुलेट करके रख लिया, ठीक है। और जो इफिशियंसी पूछी है वो परसेंटेज इफिशियंसी पूछी तो इंटू 100 भी करेंगे। अपॉन में जो फॉर्मूले में V इंटू IL है तो वो अपन ने जैसे ऊपर कैलकुलेट किया तो वो ये लिख दिया। अब देखो I² RA, ठीक है ना। तो IA निकालना है, जैसे कि मैंने आपको बताया IA कितना होता है, IL प्लस ISH, क्योंकि यहाँ पे ISH भी दे रखा है, देखो कितना कम है, 10 है। यहाँ IL तो 500 और ये 10 है, तो लेकिन कैलकुलेशन का काम है और अपन को ISH दे भी रखा है, तो अपन ने IA क्या लिखना है, IL प्लस ISH। तो कितना हो गया, 500 प्लस 10 510। तो ये कितना हो गया, 510 का स्क्वायर प्लस आर्मेचर रेजिस्टेंस भी ऊपर क्वेश्चन में दे रखा था, तो 0.1, इसको मल्टीप्लाई करके अपना ये आ गया। और कांस्टेंट लॉस तो डायरेक्ट ही दे रखे थे 5000 वाट या 500 वोल्ट, ठीक है ना, इंटू 100। तो बस इन चीज़ों को अब आपको कैलकुलेट करना है, तो एफिशिएंसी आ जाएगी 91.8। तो ये अपना आंसर आ जाएगा 91.8। जैसे यहाँ पे 91.09 आए तो ये पास का आंसर यही होगा, ठीक है ना। नहीं सॉरी 91.82 आ रहा है, तो ना ये अपना डायरेक्ट पूरा ही आंसर निकल गया, ठीक है। आप कैलकुलेट करके देखोगे तो यही निकलेगा, ठीक है। तो ये इस पे क्वेश्चन था। थैंक यू।